हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब इंडिया चैनल में आपका दोस्तों स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट मुझे पूछते हैं कि राइट नाउ यूएस की जो सिचुएशन है वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। तो यूएस में कोई मेजर अपॉर्चुनिटी नहीं है सिटीजनशिप या तो ग्रीन कार्ड की, तो फिर अल्टीमेटली कनाडा मूव होना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ उसके बारे में दोस्तों। तो ये एक डिटेल में एक वीडियो है कि मूविंग टू कनाडा फ्रॉम द यूएस। जो यूएस में है उनको कनाडा में लीगल स्टेटस के तौर पे उनको शिफ्ट होना है। तो देर आर मेनी वेज टू इमिग्रेट टू कनाडा फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स और टू रिसाइड इन कनाडा टेम्पररली, बट ईच पाथवे रिक्वायर ए प्लान। आप भी जानते हो दोस्तों कि ये दोनों जो कंट्री है वो अल्टीमेटली उनके जो बहुत ही जो मेजर पार्ट्स है वो कनेक्टेड है, मगर दोनों की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो दोनों डिफरेंट है। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा शेयर अ लॉन्ग एंड स्टोरीज हिस्ट्रीज बोथ ऑफ दिस वास्ट एम्बिशियस नेशंस वेयर बाय एंड लार्ज सेटल एंड गवर्नड बाय इमिग्रेशन कम्युनिटीज, एंड बोथ द यूएस एंड कनाडा कंटिन्यू टू रिसीव हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यू कमर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑफ एन एनुअल बेसिस। तो बहुत सारे मतलब ये दोनों जो कंट्री है यूएस एंड कनाडा, वो बहुत सारे इमिग्रेशन दूसरी कंट्री से ऑलमोस्ट बाहर से ही लोग आते हैं एंड सेटल होते हैं। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन सिटीजन मेक द डिसीजन टू मूव टू कनाडा। सम आर अट्रैक्टेड बाय इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, अदर आर स्पॉन्सर्ड बाय स्पाउस और पार्टनर। तो यूएस से शिफ्ट होने का, कनाडा शिफ्ट होने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। या तो फैमिली मतलब रीयूनिफिकेशन हो सकता है, या तो फिर कोई स्पाउस और पार्टनर उनको स्पॉन्सर्स करेगा। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कई लोग बिजनेस पर्पस के रिगार्डिंग अल्टीमेटली शिफ्ट होते हैं। तो मैनी अदर अमेरिकन्स कम टू वर्क और स्टडी इन कनाडा ऑन अ टेम्पररी बेसिस। इंडीड सम आर decided by more than one of these factors or other consideration। तो दोस्तों आपको ये थोड़ा क्वेश्चन होगा दिमाग में कि यूएस में अगर कोई बंदा है तो अल्टीमेटली कनाडा क्यों मूव होगा, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे जैसे ये वीडियो चलेगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले तो जो यूएस की जो करेंसी है वो कनाडा और यूएस के दोनों में ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ में अगर कैलकुलेट करो तो 17-18 रुपया या तो 20 मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 से 20 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। तो वो डिफरेंस की वजह से कई अमेरिकन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वही सेम सर्विस कनाडा में बच्चों को मिल जाती है। तो उसका एक यही वजह है कि यूएस के बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा मूव हो जाते हैं पर्टिकुलर एजुकेशनल पर्पज़। तो ये भी एक बड़ा सा रीज़न है कि ये जो करेंसी का जो ट्रांसफ़र रेट है। दूसरा, एक जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत डिफरेंस है। तो ये बहुत सारे रीज़न है। ये जैसे जैसे वीडियो चलेगा तो मैं सारे जो भी रीजन्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। एज लॉन्ग एज देर हैज़ बीन अमेरिका, देर हैव बीन अमेरिकन्स मूविंग टू कनाडा। अभी जो इलेक्शन हुआ, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन 2016 में हुआ, has led to increased interest from Americans who wish to live in a forward-looking, progressive and safe place where they and their families can benefit from a large swath of opportunity and all without straying too far from their friends and families back home। तो दोस्तों ये जो इलेक्शन हुआ ना, उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि यूएस में अमेरिका में जब भी इलेक्शन होती है ना, तब इमिग्रेशन पॉलिसी में थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट चेंज आ जाता है। तो वो चेंज जब आता है तो उसकी इफ़ेक्ट जितने भी वहाँ लोग रहते हैं उनके ऊपर होती है। तो राइट नाउ मैंने जैसे वीडियो के शुरुआत में ही बोला कि यूएस में प्रॉब्लम है अभी फ़िलहाल, कि वहाँ की जो अभी जो फ़िलहाल की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि यहाँ के जो बंदे हैं, मतलब जो इनलीगल आके जो स्टे करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ के जो लोकल बंदे हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए। तो वो अबाउट ऑफिशियली स्टे, जो जिसको भी ऑफिशियली स्टे होना है, तो उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट, धीरे धीरे सिचुएशन राइट नाउ डिफ़िकल्ट होती जा रही है।
तो इसकी वजह से मतलब बहुत सारे लोग अल्टीमेटली कनाडा शिफ्ट होने के लिए तैयार है, मगर उनको ये नहीं पता है कि हम शिफ्ट कैसे हो सकते हैं। तो इसके बारे में ही ये डिटेल में वीडियो है। तो रिसाइड इन कनाडा टेम्पररी, बहुत, क्योंकि अल्टीमेटली आप यूएस से शिफ्ट होंगे कनाडा, मगर कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी अपने तरीके से काम करती है। तो वो बहुत सारे टाइप्स भी है यूएस एंड कनाडा के बीच में। तो ये बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसमें डिटेल में धीरे धीरे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो पहले कि वर्क इन कनाडा, much like in the US, Canadians enjoy a free market economy where individual and enterprises are rewarded for their creativity, innovation and hard work. In addition, Canadian government, both federal and provinces, are more inclined to intervene in the economy when it is pragmatic to do so. Canada is generally not governed from an ideological standpoint. This allows individuals can reach their potential while also ensuring that boom and bust cycle are not the norms. मतलब कनाडा थोड़ा लिबरल है पर्टिकुलर राइट नाउ। अभी उनको मोर पीपल चाहिए उनकी इकोनॉमी में जो बाहर से आके अल्टीमेटली डेवलपमेंट करे। तो ऑब्टेनिंग अ कैनेडियन वर्क वीजा referred to as a work permit in Canada is usually an important step towards working legally in Canada. इन शॉर्ट अगर आपको कनाडा में काम करना है तो उनके जो लीगल जो भी प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस आपको अल्टीमेटली फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट हैव अ जॉब ऑफर, तो एक जॉब सर्च टूल भी है, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जॉब बैंक के बारे में एंड जॉब सर्च टूल के बारे में। तो कौन से तरीके हैं कि आप जॉब सर्च कर सकते हो कनाडा में, तो वो एक अलग सा एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इज की टू फाइंडिंग वर्क इन योर फील्ड इन एनी लोकेशन अक्रॉस कनाडा। इफ यू डू हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ कैनेडियन एम्प्लॉयर, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू एंड योर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर मे हैव टू ऑब्टेन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड LMI। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कनाडा में जॉब ऑफर कोई एम्प्लॉयर आपको देता है तो उसके बाद जो LMIA की जो प्रोसेस है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब एक बॉडी है वहाँ की, तो वो बॉडी क्या करती है कि वो सर्च करेगी अपने पास, उनके पास पूरा एक लिस्ट है। तो वो लिस्ट में वो देखेंगी कि ये जिस बंदे ने ये LMIA का अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन की है, अगर वो बंदा कनाडा में ही कोई है तो अल्टीमेटली उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर वहाँ का कोई लोकलाइज बंदा है, पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे शेफ, सपोज शेफ की एप्लीकेशन किसी ने यूएस में कोई बंदा है, उनको कनाडा शिफ्ट होना है, उनको जॉब ऑफर मिल गई। जॉब ऑफर मिलने के बाद वो अगर बंदा शेफ है तो वो LMIA का अप्रूवल वो जो गवर्नमेंट बॉडी है वो देखेगी कि भाई जिस लोकेशन में इस बंदे ने एप्लीकेशन की है वहाँ पे अगर कोई शेफ फ्री बैठा है, उनके पास काम नहीं है, क्योंकि ये कनाडा है दोस्तों, उसके पास सारा डेटा अवेलेबल है। तो अगर वो बंदा शेफ है मगर वहाँ का कोई लोकल शेफ वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है जिनके पास काम नहीं है, तो वो जिसने भी LMIA के लिए अप्रूवल के लिए ये भेजा है उसका LMIA अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का जो बंदा है उनके पास लीगल स्टेटस है वहाँ का और उनके पास काम नहीं है। अगर वो शेफ है तो वो जो शेफ है और जिसने भी एप्लीकेशन की है उसका LMIA अप्रूव नहीं होगा दोस्तों। तो यही तरीका है, फिर चाहे वो इंडिया का बंदा हो, चाहे वो US का बंदा हो, चाहे कोई भी बंदा हो, तो ये एक प्रोसेस है। This document serves as proof that your employment in Canada will likely have a neutral or positive effect on the labor market। तो वो एक बॉडी है जो बॉडी ही डिसाइड करती है कि अल्टीमेटली इस बंदे को हमारी इस पर्टिकुलर लोकेशन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मतलब अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दूसरा एक जो कैटेगरी है ये बेसिकली यूएस एंड कनाडा जो बोथ कंट्री है ना, वो दोनों कंट्री के एक लीगल टाइप हुआ है दोनों कंट्री के बीच में, दैट इज कॉल्ड द स्वैप वर्किंग हॉलीडेज। तो ये एक्जैक्टली क्या है, तो स्टूडेंट वर्क अब्रॉड प्रोग्राम है ये, फैसिलिटेट इंटरनेशनल एक्सचेंजेस बिटवीन यंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशन US सिटीजन्स बिटवीन द एज 18 to 30, जिसकी एज
18 से 30 के बीच में है, उनका एक मतलब वो पढ़ने के लिए इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान वो शिफ्ट हो सकते हैं कनाडा में, और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो उनको यूएस में शिफ्ट होना पड़ेगा। मे ऑब्टेन एन ओपन वर्क परमिट फॉर 12 मंथ, वो ओपन वर्क परमिट भी ले सकते हैं दोस्तों अंडर दिस प्रोग्राम, प्रोवाइडेड दैट दे हैव बीन एनरोल्ड इन फुल टाइम पोस्ट सेकेंडरी स्टडी at some point in the past 12 months. Final year students not returned to studies are also eligible after working in Canada for up to a year. जैसे ही उनकी स्टडी कंप्लीट होती है तो उनको PSW एप्लीकेबल होगा। जैसे हमारे इंडिया से जो स्टूडेंट जाते हैं उनको भी सेम रूल्स एप्लीकेबल होगा, मगर थोड़े रूल्स उनके लिए लिबरल होते हैं पर्टिकुलर यूएस स्टूडेंट के लिए। तो US students are permitted to repeat SWAP in Canada once they have completed another academic terms in the US. तो ये इंटरनल मामला है अल्टीमेटली US एंड कनाडा के बारे में। एक दूसरा एक एग्रीमेंट इस दोनों कंट्री के बीच में हुआ है, दैट इज कॉल्ड द नाफ्टा। अंडर द ऑस्पिशियस of the North American Free Trade Agreement, US citizens may be eligible for facilitated processing when applying for a temporary work permit in Canada. Work permit under the previous of NAFTA do not usually require a LMIA. अगर ये नाफ्टा के नॉर्म्स के अंडर अगर कोई बंदा यूएस से कनाडा दोस्तों आता है तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिसाइड किया गया है, तो उसमें LMIA की ज़रूरत नहीं होती है। US citizens may work in Canada under NAFTA through one of the following categories. कौन से बंदे अल्टीमेटली नाफ्टा के अंडर में आएंगे? तो नाफ्टा प्रोफेशन मस्ट बी क्वालिफाइंग टू वर्क इन वन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 टारगेटेड प्रोफेशंस इंक्लूडिंग प्रोफेशंस इन टीचिंग, साइंस, मेडिसिन, फाइनेंस, लॉ एंड मैनी मोर, जो ये सारे प्रोफेशन वाले बंदे हैं। दूसरा कि एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफर भी इन लोगों का एक एग्रीमेंट हुआ है। नाफ्टा इंट्रा कंपनी ट्रांसफर फ्रॉम द यूएस मे बी ट्रांसफर टू कनाडा ऑन अ टेम्पररी बेसिस इन ऑर्डर टू वर्क फॉर अ ब्रांच सब्सिडरी और एफिलेट टू देयर एम्प्लॉयर। These individuals must have worked continuously for their US employees for at least one of the last 3 years and be employed by the company at the time of application in a position that is considered managerial, executive और involving specialized knowledge। तो जो बंदे क्योंकि दोस्तों क्या है कि अमेरिका में कोई कंपनी है जिसकी कोई ब्रांच कनाडा में है, समझ लो। अभी यूएस का जो बंदा है जिसके पास लीगल स्टेटस है वो कंपनी के बेसिस पे या तो वो मैनेजरियल होगा या तो कोई एग्जीक्यूटिव अपर लेवल का होगा, उसके पास कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा। तो वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर नाफ्टा एग्रीमेंट के दौरान वो अल्टीमेटली कनाडा आ जा सकता है एंड वहां जाके काम भी कर सकता है। तो ये है नाफ्टा इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, तो ये जो नाफ्टा ट्रेडर्स फ्रॉम द यूएस मस्ट डेमोस्ट्रेट एन इंटेंशन टू कैरी आउट सब्सटेंशियल ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन कनाडा एंड यूएस। नाफ्टा इन्वेस्टर्स must demonstrate that he or she has made a substantial investment in a new or existing Canadian business। तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं उनको कैनेडियन गवर्नमेंट को एक प्रपोजल देना पड़ेगा कि हम ये करना चाहते हैं, हमारा यूएस में ये स्टेटस है लीगल और हमें कनाडा में बिजनेस करना है। तो एक प्रपोजल देना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग कैनेडियन बिजनेसेस जो चल रहा है उनके अंदर वो पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। that he or she is seeking entry to Canada to develop and direct the Canadian business। तो वो अगर लीगल पार्टनर हो जाते हैं तो भी उनको अल्टीमेटली ऑफिशियली उनको इनवाइट किया जाएगा। तो वर्क परमिट इन द नाफ्टा इन्वेस्टर्स कैटेगरी में ऑल्सो बी ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज ऑफ द प्राइमरी इन्वेस्टर हु कैन बी कंसिडर एसेंशियल स्टाफ। तो वो अल्टीमेटली इसका एक लंबा प्रोसेस है दोस्तों। तो वो ये जो ट्रेडर्स होते हैं, ये इन्वेस्टर होते हैं, तो उनका यूएस में लीगल स्टेटस होता है। अल्टीमेटली उनको वहाँ ब्रांच ओपन करनी रहती है या तो बिजनेस करना है। तो उस टाइम पे ये नाफ्टा ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स ये जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के दौरान अल्टीमेटली ये सारा प्रोसेस फॉलो करके उनको लिबरल, ये दोनों का एक टर्म्स डिसाइड किया गया है। तो वो लिबरल है दोनों कंट्री, बोथ आर
दोनों कंट्री लिबरल है पर्टिकुलर इस पॉइंट के बारे में। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।